अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास टॉपिक एल्गोरिथम, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें हमारे पास है लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 में? बेसिकली आज हमारे पास एक और टॉपिक है जो कि एवॉल्व एवॉल्व होके बना है फ्रॉम लास्ट टॉपिक। लास्ट टाइम हमने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम था कवर किया था। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की हमने इक्वेशंस फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो बिग ओ नोटेशन उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक और फर्दर टॉपिक है आपके पास। और बिग ओ नोटेशन के बाद फिर फर्दर हम बात कर लेंगे रेट ऑफ ग्रोथ और स्केलेबिलिटी ऑफ एल्गोरिथम। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज बिग ओ नोटेशन या बिग ओ है क्या? बिग ओ नोटेशन आपके पास जो है सॉर्ट ऑफ एक कहना चाहिए कि मैथमेटिक्स की एक टेक्निक है। ठीक है, क्या है टेक्निक, इसको मैं पहले डेफिनेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या इसमें मेंशन है, फिर उसके बाद इसको हम देख लेंगे इन मैथमेटिक्स। ठीक है, इसको बिग ओ भी पढ़ा जाता है या बिग ओ एच भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसे कहा जाता है बिग ओ नोटेशन। तो big O notation is a characteristic scheme that measures properties of algorithm, complexity, performance and और memory requirement। ठीक है, big O से आप क्या करते हैं, वही बात है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी कर सकते हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों बातें बताई गई हैं, मेमोरी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है या परफॉर्मेंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है। The algorithm complexity can be determined by eliminating constant। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये थोड़ी सी एवॉल्व फॉर्म है। तो एवॉल्व में क्या होता है कि हम उसमें से कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर देते हैं जो हमारी इक्वेशन आई होती है एफ ऑफ एन। ठीक है, तो एलिमिनेटिंग कॉन्स्टेंट फैक्टर इन द एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम। तो एनालिसिस के बाद ये स्टेप आता है कि आप उसमें से कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर दें। ठीक है, clearly the complexity function f of an algorithm increases as n increases। ठीक है, ये बात तो अब तक क्लियर है कि n बढ़ाते जाते हैं तो f ऑफ n की वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी टाइम बढ़ता जाता है। The function f of n is equals to o of n can be read as f of n is big O of n। ठीक है, बिग ओ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल ओ यूज किया है। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, और भी करेक्टरिस्टिक स्कीम है, स्मॉल ओ भी होती है, ओमेगा भी होती है, और भी बहुत सारी मैथमेटिक्स की स्कीम्स मौजूद हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे कवर करेंगे बिग ओ नोटेशन एंड दैट विल बी इनफ फॉर अस। ठीक है, फिर कह रहा हूँ कि ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में इसमें कुछ हम रूल्स डिस्कस करेंगे और हम उन रूल्स को डिस्कस करेंगे, उनकी डेप्थ में नहीं जाएंगे कि ये कैसे प्रूव हुए, क्या है। एक दो एग्जांपल लेके हम उसको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इन डेप्थ मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे। तो कुछ रूल्स क्या हैं उन्हें देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ आपके सामने कुछ फंक्शंस ले लिए, कुछ भी हो सकता है, एफ ऑफ एन ले लें, जी ऑफ एन ले लें, एच ऑफ एन ले लें, पी ऑफ एन ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिखे हुए हैं कि हम अगर मल्टीपल फंक्शन लिखें तो टू डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट बिटवीन देम हमने एफ जी एच के नाम यूज किए हुए। सब फंक्शन डिपेंड करते हैं एन पर। तो लेट एफ एन जी एन एच एन पी एन बी फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर टू द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब है इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी एन की। पहला रूल क्या कहता है? कोफिशिएंट रूल। कोफिशिएंट क्या होता है? इक्वेशन के अंदर अगर आप बात करें कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ये होता है कि आपकी एन की एक टर्म लिखी हुई है और उसके साथ कोई फैक्टर लिखा हुआ है, से 2n, 5n या n/6। ये चीज़ें क्या है? साथ में उसके कोफिशिएंट हैं। तो आप क्या करते हैं, कोफिशिएंट रूल कहता है कि आप कोफिशिएंट को एक तरीके से क्या कर दे, इसमें एलिमिनेट हो जाता है। तो इफ एफ ऑफ एन इज ओ जी ऑफ एन देन के एफ ऑफ एन इज ऑल्सो ओ जी ऑफ एन। तो के हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोफिशिएंट रूल क्या है, इन सिंपल वर्ड बता देता हूँ कि अगर आपकी इक्वेशन में कोफिशिएंट है तो आप उधर से कोफिशिएंट हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई या और मोर एब्स्ट्रैक्ट लेवल है, तो इसमें हमें कोफिशिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इक्वेशन का जनरल बिहेवियर बताना चाह रहे हैं।
ठीक है, तो हम कोफिशिएंट रिमूव कर देते हैं। कोफिशिएंट रूल सिर्फ यही बता रहा है कि कोफिशिएंट को आप हटा दें। सम रूल क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है, एक है एफ ऑफ एन इज ओ एच ऑफ एन एंड एक और फंक्शन है जी ऑफ एन इज ओ पी ऑफ एन। ठीक है, दो फंक्शन है एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन, एक इक्वल है ओ एच ऑफ एन और एक इक्वल है ओ पी ऑफ एन। तो अगर मैं इन दो फंक्शंस को सम करता हूँ, यानी एफ ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन, तो इनकी बिग ओ नोटेशन भी आपस में सम हो जाएंगी, यानी ओ ऑफ एच ऑफ एन प्लस पी ऑफ एन। आप इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। अभी मैं आगे एग्जांपल दूंगा तो आपको बाकायदा बात समझ में आएगी कि समीशन रूल से क्या मुराद है, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले मैं रूल्स को आपको इन मैथमेटिक्स की टर्म बता रहा हूँ, जनरल जनरल क्या है। जब आप इसको एग्जांपल के साथ आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। मैं जस्ट रीड करके आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, इसके अलावा और रूल्स हैं हमारे पास कुछ। प्रोडक्ट रूल बिल्कुल वैसी जैसे सम में था, आप देख सकते हैं कि ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एच एन और ओ ऑफ पी एन प्रोडक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे सम रूल था वैसे ही प्रोडक्ट रूल है। ट्रांजिटिव रूल, ट्रांजिटिव रूल क्या होता है, वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी होगी कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी है, तो आप यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए ग्रेटर देन सी है। ये आपने रूल पढ़ा है ट्रांजिटिव वाला। तो ये बिल्कुल वैसे ही कह रहे हैं कि अगर एफ ऑफ एन इज ओ जी ऑफ एन, ठीक है, ओ ऑफ जी एन, और जी ओ एन अगर ओ ऑफ एच एन है, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि एफ ऑफ एन जो है ओ ऑफ एच एन के इक्वेलेंट आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि ये किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रूल। ठीक है, ट्रांजिटिव वही होता है जो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि ए, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो देन वी कैन कंक्लूड कि ए ग्रेटर देन सी है। तो यहाँ पे भी देखें बिल्कुल वही सीक्वेंस है। जी ऑफ एन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जी ऑफ एन अगर किसी चीज़ के इक्वेलेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये ओ ऑफ एच ऑफ एन इसके इक्वेलेंट हो जाएगा एफ ऑफ एन के। ठीक है, ये रूल भी हम देखेंगे कहाँ आता है। सारे रूल्स की शायद मेरे पास एग्जांपल्स ना हो, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनकी एग्जांपल हम करेंगे। जैसे कि एक आपके पास है नेक्स्ट रूल, पॉलिनोमियल रूल। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि इफ एफ ऑफ एन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के, डिग्री समझते हैं कि उसमें हाईएस्ट पावर जो है उसकी के है, देन एफ ऑफ एन इज ऑलवेज ऑफ एन के। इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिनोमियल में आपके पास n की पावर से 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, तो उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री कहलाएगी हाईएस्ट पावर जो भी इसमें होगी। तो हाईएस्ट पावर अगर उसमें से n की पावर 5 है, तो आप सिर्फ और सिर्फ o ऑफ n में कंसिडर करेंगे हाईएस्ट पावर को, बाकी सारों को इग्नोर कर देंगे। इसको अभी हम एग्जाम्पल से देख लेंगे पॉलिनोमियल रूल क्या कहता है और कैसे, इससे क्या मुराद। अच्छा, एक रूल जो है लॉग का, एक है लॉग ऑफ अ पावर और एक है नीचे भी देखें तो वो लॉग है आपके पास कंपैरिजन रूल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्या रहता है, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। देखा जाए तो लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो पावर लगी हुई है के, वो एन पर पावर है। ठीक है, वो एन पर पावर है, लेकिन इसमें होल पावर लगी हुई है। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा होल पावर क्या है। जहाँ पे पावर होल नहीं है, यानी सिर्फ एन के ऊपर पावर है, तो उसका रिजल्ट बड़ा सिंपल सा है, ओ ऑफ लॉग एन ही आएगा। लॉग है, लॉग ही आपके पास ओ ऑफ एन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आपके पास होल पावर लगी हुई है, यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो क्लोज टू किस में चला जाता है, ओ ऑफ एन। ठीक है, ये इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ एक बात, तो ओ ऑफ एन यानी बिग ओ ऑफ एन हमेशा ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू ओ ऑफ लॉग एन। अच्छा, एन में इधर कैपिटल कर देता हूँ टू डिस्टिंग्विश, यहाँ पे भी कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमेशा ग्रेटर होता है। ठीक है, इसको ऐसे एग्जाम्पल में ट्रीट कर सकता हूँ कि सपोज कर लेते हैं कि मैं इनकी एक इधर वैल्यू ले लेता हूँ। इनकी एक वैल्यू कैसे ले लेता हूँ, ये बल्कि आगे एग्जाम्पल में बताता हूँ। बस ये फिलहाल मैंने बता दिया कि ओ ऑफ एन जो है ग्रेटर है, यानी इसका टाइम ज़्यादा है ओ ऑफ एन का एज कम्पेयर टू ओ ऑफ लॉग एन। यानी अगर कहा जाए आपके सामने दो फंक्शन है, एक ओ ऑफ एन वाला और ओ ऑफ लॉग एन वाला, आपसे कहा जाए कौन सा वाला बेहतर होगा, तो आप कहेंगे ओ ऑफ लॉग एन वाला बेहतर होगा, क्योंकि लॉग एन स्मॉलर रिजल्ट जनरेट करता है और एन ग्रेटर रिजल्ट जनरेट करेगा।
लेकिन यहाँ पे देखो जो बात हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि अगर इसमें इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए या होल पावर ले ली जाए, ठीक है? इसकी पावर ले ली जाए होल से 2 ही ले लेता हूँ। तो कह रहे हैं कि वो इक्विवेलेंट हो जाता है किसके? O ऑफ n के। यानी अगर आपके लॉग को भी मैं होल पावर में ले लूँ, तो उसका रिज़ल्ट भी क्लोज़ टू क्या हो जाता है? n हो जाता है। तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल अभी हम देखेंगे कि ये क्या मतलब है। तो ये भी पॉसिबल है। और वैसे अगर होल पावर नहीं आती तो लॉग का रिज़ल्ट लॉग ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। इसके अलावा एक आपके पास और है रूल जो कह रहा है n की पावर k आती है तो उसमें O ऑफ A ऑफ n आ जाता है फॉर कांस्टेंट। अच्छा ये एक्सपोनेंट का रूल है, इसको भी मैं बेहतर है कि आपको एग्जांपल से समझाऊँ कि हम किस चीज़ को एक्सपोनेंट में अगर n आ जाए तो कंसीडर करेंगे और किस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर ये रूल्स आपको यहाँ तक समझ में नहीं आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। इट इज़ प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है? तो हम मैथमेटिक्स में नहीं जाएँगे, हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ दिस मैथमेटिक्स हमारे काम क्या आ सकती है, ठीक है? तो ये जनरली कॉपी पेस्ट रूल है, एज़ इट इज़ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए बुक से और थोड़ा बहुत इसको समझाने की कोशिश कर ली कि ये इस तरह है। असल काम क्या है कि हमें देखना है कि रूल्स हमारे किस तरीके से काम आएँगे। तो अब हम वो देख लेते हैं और वो देखा जाएगा कुछ एग्ज़ाम्पल से। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल जो लिखी हुई है वो है, यही दी है मैंने लॉग की एग्जांपल दी है और इसमें देखा जाए तो लॉग के ऊपर होल स्क्वायर आया हुआ है। यानी अगर आपको याद हो ना कि अगर हम करते थे साइन और यहाँ पे स्क्वायर में डाल नहीं सकता, मैं पावर का साइन बना के बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स लिखा होता था, ठीक है? ये पावर है, टू जो यहाँ पे पावर है। तो आपको याद होगा कि इसका मतलब एक्चुअली क्या होता था कि मैं कहना चाह रहा हूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपने रीड किया होगा, पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा इंटर में, साइन स्क्वायर, ठीक है? ऐसे ही होता था। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यही हो रहा है। अच्छा क्लास आगे बढ़ने से पहले मुझे कंफर्म कर दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरह मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग, ठीक है? और लॉग पे समझ लें पावर 2 है और n लिखा हुआ है। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके? लॉग n की पावर कंप्लीटली लॉग n की पावर 2, ठीक है? तो ये इसका मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये होल पावर वाला फॉर्मूला है, n के ऊपर पावर नहीं बल्कि पूरे-पूरे लॉग के रिजल्ट पे पावर है। अब यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, हम क्या काम कर लेते हैं, n की जगह कोई वैल्यू सपोज़ कर लेते हैं। n की जगह मैं वैल्यू सपोज़ कर लेता हूँ, सपोज़ n मैंने ले लिया है, मेरे पास है 8, ठीक है? सपोज़ कर लेते हैं n मेरे पास है 8 और अगर मैं 8 का लॉग लेता हूँ, ठीक है? लॉग ऑफ 8, लॉग ऑफ 8। अच्छा ध्यान रहे यहाँ पे जो मैं लॉग ले रहा हूँ वो लॉग की बेस 2 वाला लॉग ले रहा हूँ, लॉग बेस 10 वाला लॉग नहीं ले रहा, लॉग बेस 2 यानी बाइनरी में। तो अगर इसको मैं लॉग लेता हूँ तो इसका रिजल्ट आता है 3, ठीक है? अगर मैं इसका लॉग बेस 2 लेता हूँ तो इसका रिजल्ट आता है 3, ठीक है? फिर कह रहा हूँ मैं लॉग कौन से ले रहा हूँ? बाइनरी लॉग। बाइनरी लॉग क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास कोर्स में ज़्यादातर बाइनरी लॉग से ही डील करेंगे, तो बाइनरी लॉग मैंने इसे अज़्यूम करते हुए ले लिया, नेचुरल लॉग नहीं है, ठीक है? यानी ये इसका अगर आप एंटी लॉग लेंगे तो 10 की पावर एक्स नहीं होगा, वो 2 की पावर एक्स होगा। तो ये लॉग बेस 2 है, बाइनरी लॉग। तो इसका रिज़ल्ट आ रहा है 3, ठीक है? तो अगर मैं इस पूरी की पूरी टर्म का करना चाह रहा हूँ स्क्वायर, से स्क्वायर ले लेता हूँ, सिर्फ़ स्क्वायर कर रहा हूँ, और भी पावर हो सकती है, मैंने सबसे छोटी पावर ली है, 1 के बाद आती है 2। तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर जो कि इक्विवेलेंट होता है 3 की पावर 2 जो कि इक्विवेलेंट होता है किसके? कोई बताएगा मुझे? 3 का स्क्वायर क्या होता है? जी क्लास 3 का स्क्वायर क्या होता है? तौबा तौबा माज़, 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर की बात हो रही है। तो अगर आप देखें तो लॉग ऑफ n का स्क्वायर यानी ये जो बात की थी ना मैंने ये वाली चीज़,
इसका स्क्वायर मैंने अगर n की वैल्यू सपोज करी थी 8, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट आता है 9, जो कि अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, वर्ड यूज क्या कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली इक्वेलेंट है किसके, 8 के, यानी क्लोज टू क्या हो गया, n हो गया, क्लोज टू n ही हो गया। इट मीन्स कि इसका रिजल्ट जो है, इसका रिजल्ट मैंने ये कंक्लूड किया, क्लोज टू n ही आ रहा है, क्लोज टू n ही आ रहा है, तो मैं फिर इसके रिजल्ट में लिख सकता हूँ कंक्लूजन में कि इसका बिग ओ जो आएगा वो क्या आएगा, n ही आएगा, क्योंकि रिजल्ट ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू n है। तो इसीलिए ये वाला केस थोड़ा सा स्पेशल केस है, स्पेशली टाइम दे दिया कि आपने ये ध्यान रखना है कि लॉग के ऊपर अगर पावर आ रही है, लॉग के ऊपर पावर आ रही है, फिर चाहे वो पावर 2 ही क्यों ना हो, 2 सबसे छोटी पावर हो सकती है, 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 हो, 3 हो, 3 होगा तो रिजल्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, 3 की केस में रिजल्ट O ऑफ n से भी ज्यादा हो जाएगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक सपोज करी वैल्यू कि मैं अगर पावर स्क्वायर भी ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर ली हुई है, तो इसका रिजल्ट जो है बढ़कर कहाँ तक चला जाएगा, इसका रिजल्ट बढ़ के कहाँ चला जाएगा, ये मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ, इसका आंसर जो बनेगा वो O ऑफ n बनेगा, ठीक है, इसका आंसर जो बनेगा O ऑफ n बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं किसी नंबर का लॉग लेता हूँ और फिर उसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो वो नंबर पहले लॉग लेने से घटेगा और फिर होल स्क्वायर करूंगा तो वो दोबारा से बढ़ जाएगा। तो मैंने सपोज किया कि n की वैल्यू 8 है, तो मैंने उसका log 2 लिया तो वो 3 हो गया, लेकिन मैंने चूंकि उसका होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर किया तो वो वापस से 9 हो गया, जो कि तकरीबन किसके बराबर है, O ऑफ n के ही बराबर है, यानी n ही आ गया उसका आंसर। यानी लॉग लेकर मैं वापस होल स्क्वायर कर देता हूँ तो वापस वो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, एन के ही बराबर हो जाता है। तो इसका आंसर जो है, ये स्पेशल केस है इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, ओ ऑफ एन आएगा, ठीक है। ये केस मैंने बता तो दिया है, लेकिन थ्रू आउट द कोर्स इस तरह की हमारे पास कोई एग्जाम्पल, मेरे पास कोई रियल एल्गोरिथम की एग्जाम्पल नहीं है जिसमें हमारा ये केस आ रहा हो, लेकिन चूंकि बात समझानी थी, डिफ्रेंशिएट करवाना था कि कब लॉग का रिजल्ट बढ़कर एन के क्लोज पहुंच जाता है, तो ये वो केस है जब बढ़कर एन के क्लोज पहुंच जाता है, सिर्फ तब जब लॉग पर होल पावर अप्लाई हो रही हो, फिर वो पावर चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी बड़ी पावर होगी आपका नंबर उतना ज्यादा एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा टाइम सर्व नहीं करते, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल में क्या हो रहा है आप बताएंगे? दूसरी एग्जांपल में पहले तो ये फाइंड आउट करें एन वाली टर्म्स कितनी है, ठीक है, एन वाली टर्म्स कितनी है, दो टर्म्स एन की मौजूद है, एक ये टर्म एन की है और एक ये टर्म एन की है, ठीक है। तो मुझे अगर इसकी बिग ओ निकालनी है तो आप देख के बताएं, इसमें कोई पहले से ऐसा रूल जो हमने अभी पढ़ा उनमें से फॉलो हो रहा है, कोई रूल, प्रोडक्ट हो रहा हो, सम हो रहा हो, कोफिशिएंट हो, कुछ ऐसा कुछ। चलें पहले एक और एग्जांपल करा दें और फिर आप लोगों से पूछना शुरू करूंगा। तो इसमें देखा जाए तो इसका आंसर है, पीस बाय पीस अगर करें, ये इसमें दो टर्म्स है मेरे पास, ठीक है। तो पहली टर्म का जब मैं करूंगा तो पहली टर्म मेरे पास कोफिशिएंट रूल कहता है, कोफिशिएंट आपने हटा देना है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, एन स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया, ओ ऑफ एन स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किस टर्म से, लॉग ऑफ एन से। तो लॉग ऑफ एन का रिजल्ट अभी हमने पढ़ा था सिंपल, अगर पावर नहीं है तो वो रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है, लॉग के इक्विवेलेंट होता है। तो ये आ गया ओ ऑफ लॉग एन। तो दो एन की टर्म्स आ रही हैं और दोनों के दरम्यान में रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल सिंपली क्या कह रहा था कि आप दोनों को मिला के एक साथ लिख लें, एन स्क्वायर लॉग एन। तो इसका आंसर इस तरीके से क्या हो गया, एन स्क्वायर लॉग एन हो गया, कोफिशिएंट मैंने ड्रॉप कर दिया और बाकी सब चीज़ें कंसिडर कर ली। कोफिशिएंट ड्रॉप क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ ये बताना है कि मेरी इक्वेशन का बिहेवियर क्या है। बिग ओ नोटेशन थोड़ा और हाई लेवल है, इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स पे नहीं जाते, बल्कि आप जो है बिहेवियर ऑफ योर एल्गोरिथम बताते हैं। तो हाई लेवल पे बिहेवियर मुझे ये बता रहा है कि एक फंक्शन है जो एन स्क्वायर लॉग एन का बिहेवियर जो है देगा, ठीक है। बिग ओ क्या है, समझ लो कि और हाई लेवल पे है, तो ये एक और फास्टेस्ट तरीका है कि आप किसी फंक्शन को विदाउट पेपर पेंसिल के भी असेस कर सकते हैं। यानी फैसला अगर आपने करना हो दो तीन एल्गोरिथम में, तो अभी मैं आगे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप किसी एल्गोरिथम को देखते ही बता सकते हैं कि इसकी बिग ओ क्या आएगी। लेकिन आप किसी भी एल्गोरिथम को देख के डायरेक्टली उसकी एफ ऑफ एन या बड़ी सी इक्वेशन नहीं बता सकते, आपको पेपर वर्क पे कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो पेपर वर्क वाला तरीका तो है, लेकिन ये उसी का डेरिवेटिव फॉर्म क्या है, बिग ओ ऑफ एन।
ये बिग ऑफ एन आप अगर समझदार हैं, आपको नॉलेज है, तो आप सिर्फ एल्गोरिथम को देखते ही बता सकते हैं कि इस एल्गोरिथम की बिग ऑफ एन क्या होगी। और दो अगर कंपटीटर हैं, दो एल्गोरिथम है, तो बिग ऑफ एन दोनों की चेक कर लें, जिसकी बेहतर होगी बिग ऑफ एन हम वहीं पे उसको कंसिडर कर लेंगे। लेकिन से इन केस दोनों की बिग ऑफ एन सेम आ जाती है, तो फिर आप जाएंगे सेकंड स्टेप पे, यानी आप थोड़ा पेपर वर्क करने की आप कोशिश करेंगे और एनालिसिस पे जाएंगे और फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्ट एफ ऑफ एन क्या आती है। अच्छा, दोबारा से बता देता हूँ। पर्पस पहले बता देता हूँ कि देखो, पर्पस ये बिग ऑफ एन का कि मुझे पेपर पे करने से पहले ही पता लग जाए कि मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, आइडिया तो ये है कि मैं सिर्फ एल्गोरिथम को देखूं और उसकी बिगो निकाल लूं। दूसरी बात क्या है कि मेरे एल्गोरिथम के नीचे अगर बिगोज लिखी हुई है ना, तो मैं डिसाइड कर सकूं कि कौन सा एल्गोरिथम एक बेहतर है। यानी मल्टीपल एल्गोरिथम अगर सेम प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन में आए, तो बिगो की बेस पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कौन सा एल्गोरिथम बेहतर है। जी, ऊपर जो है मैंने सपोज़ किया था, आप कोई भी नंबर सपोज़ करके कर सकते हैं। मैं इस पे ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं देना चाहूँगा क्योंकि बात वही है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको देख लें तो बाहर से क्या होता है, लेकिन इस जगह आप कोई सा भी नंबर सपोज़ करके कर सकते हैं। ठीक है? सिर्फ़ ये एक ही एग्ज़ाम्पल है मेरे पास पूरे कोर्स में इसकी, जो मैंने इंटेंशनली रखी थी ये बात समझाने के लिए कि अगर नंबर को लॉग लेते हैं तो नंबर छोटा हो जाता है। ठीक है? ये तो अंडरस्टूड सी बात है, नंबर लॉग लेते हैं तो नंबर का रिज़ल्ट छोटा हो जाता है। लेकिन अगर उसी नंबर का मैं स्क्वायर ले लूँ, तो वो नंबर बढ़ भी तो जाता है ना। तो यही बताना चाह रहा था कि अगर लॉगरिथमिक का होल स्क्वायर ले लें, क्यूब ले लें, पावर 4 ले लें, तो आपका रिज़ल्ट इवेंचुअली क्लोज़ टू n ही हो जाता है, यानी घटता नहीं है बल्कि उतना ही रहता है। तो बस इस पॉइंट का ये बात। दूसरे पॉइंट में मैंने ये बताया कि यहाँ पे 2 रूल्स मैंने आइडेंटिफ़ाई की, एक कोएफ़िशिएंट रूल, तो कोएफ़िशिएंट रूल कहता है कोएफ़िशिएंट ड्रॉप कर दें, मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने उसको पीस बाय पीस ब्रेक किया, तो उसमें से n स्क्वायर निकला और उसमें से log n निकला और उन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट का रिलेशनशिप था, तो मैंने सिंपली प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक? तीसरे स्टेप पे आते हैं, देखते हैं कि तीसरा एग्ज़ाम्पल क्या है? बल्कि अब आप आइडेंटिफ़ाई करके बताएँ तीसरे में क्या हो रहा है? या गेस करें कि तीसरे का आंसर क्या होगा? जी क्लास, एनी गेसेस थर्ड का आंसर क्या हो सकता है? नो वन? चलिए मैं पीस बाय पीस ब्रेक करवाता हूँ। अच्छा, एक आंसर मेरे पास है एन क्यूब प्लस एन लॉग। बिल्कुल ठीक है, आंसर सही आया है, क्योंकि इसको मैं जब पीस बाय पीस देखूंगा तो इसमें से देखेंगे कोफिशिएंट चला गया। इसको देखूंगा तो इसमें 4n है, 4n में से 4 चला गया और इधर है log n। तो इसको जब मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा तो इसमें आपके पास दोनों रूल्स अप्लाई होंगे। कोफिशिएंट से कोफिशिएंट तो कैंसिल हो गए और कोफिशिएंट रूल के बाद जो मेरे पास बचता है वो बचता है, प्रोडक्ट भी आ रहा है इसमें और सम भी आ रहा है। ठीक है? तो अगर आप आइडेंटिफ़ाई कर सकें, प्रोडक्ट रूल तो बताता था कि भी ये दोनों प्रोडक्ट की फ़ॉर्म में लिख दिए जाएँगे और सम रूल बताता था इस सम की फ़ॉर्म में। तो इसको मैंने एक साथ सबको लिख लिया, यानी यूँ कह लें ओ को कॉमन ही निकाल लिया। तो सब ऐसे ही रह जाएगा। ओ एन क्यूब भी रख लिया, एन लॉग एन भी रख लिया। तो मेरे फ़ंक्शन का बिहेवियर जो है या जो भी है मेरे पास ये बच रहा है। ठीक है? 4th का बताइए आंसर क्या आएगा? 4 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। ठीक है? 4 इज़ अ पॉलिनोमियल, जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो मेरे पास एक इक्वेशन आएगी। और चूँकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले पॉलिनोमियल रूल में क्या बताया था, आप कंसीडर करेंगे डिग्री, और डिग्री क्या है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है, इससे एक्चुअली आपका फ़ंक्शन पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपका फ़ंक्शन जो बिहेवियर ज़्यादा शो कर रहा होगा वो कौन-सा शो कर रहा होगा? n की पावर 5। तो ये पॉलिनोमियल रूल हमेशा याद रखिएगा कि आप सबसे ज़्यादा जो पावर होती है उसको कंसीडर कर लेते हैं एज़ बिग O, बाकी सब कुछ ड्रॉप कर देते हैं। क्योंकि इट्स लाइक कि इम्पैक्ट जो है n की पावर 5 का ज़्यादा है। या मैं आपके लिए आसानी करूँ और सिर्फ़ इसकी बात कर लूँ, इसकी बात अगर कर लेते हैं, ठीक है? अगर n की वैल्यू मैं यहाँ 1 भी ले लेता हूँ, से n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो ये चलो n की वैल्यू 2 कर लेते हैं। n की वैल्यू 2 कर लेते हैं तो ये चीज़ जो है क्या रिज़ल्ट देगी? ये मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ बनाएगा 10, और ये वाली चीज़ मेरी क्या बनाएगा? ये वाला पार्ट मेरा बनाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 40। तो अब आप बताएँ सिग्निफिकेंट
किसकी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इसमें, 40 वाला पार्ट या 10 वाला पार्ट, किससे मेरे आंसर पे ज़्यादा फ़र्क आ रहा है? ठीक है, ऑब्वियस है कि मेरा फ़र्क जो आंसर पे आ रहा है, वो बड़ी पावर वाले से आ रहा है। तो इस वजह से मैं छोटे वाले को इग्नोर कर देता हूँ और चूँकि अप्रॉक्सिमेशन है ये, तो मुझे एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट तो चाहिए नहीं। तो मुझे एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो बात समझ में आई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वजह से मैंने सिर्फ़ हाईएस्ट फैक्टर को कंसीडर करा है पावर वाले, कि असल जो इक्वेशन का बिहेवियर होगा ना, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो उसमें ज़्यादा मैटर कर रहा होगा ये सबसे ज़्यादा। तो मुझे उसके बाद जो थोड़ा बहुत फैक्टर ऐड होने की वजह से आएगा, मैं उसको इग्नोर कर दूँगा, लेकिन मैं बताऊँगा वर्स्ट केस यानी सबसे बड़ी पावर जो है ना मेरी इक्वेशन की, ये आ सकती है कि पावर 5 या डिग्री 5 पे जाएगा। तो इस वजह से सिर्फ़ मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया पावर 5 अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिनोमियल रूल। ठीक है? नेक्स्ट वाले का बताएँ, कोई गेस करना चाहेगा क्या आएगा? चलें मैं ही बता देता हूँ, टाइम थोड़ा-सा कम है, आगे भी हमें देखनी एग्ज़ाम्पल्स। तो इसको अगर मैं सिम्प्लीफाई करता हूँ तो ये एग्ज़ैक्टली इक्विवेलेंट होता है 2 टू द पावर n प्लस मल्टीप्लाई बाय 2, और ये वाला फैक्टर फिर वही बात है कि मैं कोएफ़िशिएंट के तौर पे इसे इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें n की कोई भी टर्म इन्वॉल्व नहीं है। मैं सिर्फ़ n वाली टर्म कंसीडर कर लूँगा, वो क्या है 2 टू द पावर n। तो इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 टू द पावर n को कंसीडर कर लिया। इसमें मैं 2 को ड्रॉप नहीं कर सकता, क्योंकि ये 2 की पावर n है, यानी एंटी लॉग ऑफ n बन रहा है। सही है? मैं 2 को कोएफ़िशिएंट में ड्रॉप कर सकता हूँ, कांस्टेंट में ड्रॉप कर सकता हूँ, लेकिन बेस में n की ड्रॉप नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से n 2 को मैंने जो हटाना था वो ये वाला हटा दिया, ये वाला पीस हट चुका है। लेकिन ये वाला नहीं हटा सकता, क्योंकि n इसकी ही तो पावर है। 3 भी हो सकता है, इधर 4 भी हो सकता है, इधर 10 भी हो सकता है, इधर XYZ कोई भी नंबर हो। लेकिन उस नंबर की पावर n है। तो मैं इस 2 को नहीं हटा सकता। ठीक है? कोएफ़िशिएंट होता या कांस्टेंट होता तो मैं हटा देता, बेस में से नहीं हटा सकता। अब 6 का आंसर तो ऑब्वियस है, आप बता सकते हैं मुझे क्या आएगा? जी क्लास, लास्ट वन का आंसर। ठीक है? O ऑफ 1 ओवर n या O ऑफ n माइनस 1, दोनों कह सकते हैं आप। दोनों आंसर इसके सही है। तो इसका आंसर 6 बेसिकली क्या है, वही वाली बात है, 6 यहाँ पे क्या है, कोएफ़िशिएंट है। तो आप 1 ओवर n भी कह सकते हैं या n की पावर -1 भी कह सकते हैं। 6 कोएफ़िशिएंट था, तो देखिए मैंने यहाँ से इसे रिमूव कर दिया। ठीक है? यहाँ पे 6 कोएफ़िशिएंट है, 6 बेस में नहीं है, 6 यहाँ पे कोएफ़िशिएंट है। और n जो है मेरा 1 ओवर n बन रहा है। यानी एक तरीके से कहा जा सकता है ये फ़ंक्शन ऐसा है कि अगर मैं n को बढ़ाऊँगा तो टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि n इधर 1 ओवर में। ठीक है? तो n कम होगा तो रिज़ल्ट बढ़ेगा, और n बढ़ाऊँगा तो कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, ये जस्ट फॉर अ, आपको एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए दी गई है। लेकिन नॉर्मली ऐसे फंक्शंस नहीं आते कि n बढ़ाऊँ और मेरा टाइम कम हो जाए। ठीक है? इट मेक्स नो सेंस। ठीक है? तो ये मैंने थोड़ी-सी आपको इन रूल्स के ऊपर मैपिंग करके बताई कि इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे तो जो आपने करा है, सब कुछ वो ऐसे था कि यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एन गिवन है, ये सब एफ ऑफ एन है, ये ऑलरेडी निकली हुई एफ ऑफ एन, ये ऑलरेडी निकली हुई एफ ऑफ एन, ये एफ ऑफ एन आई हुई है। लेकिन एफ ऑफ एन आई हुई तो नहीं होती, आपने लास्ट लेक्चर की आपको बताया एफ ऑफ एन तो मुझे फाइंड आउट करनी पड़ती है। मेरे पास तो एक एल्गोरिथम का गिवन होता है या पीस ऑफ कोड गिवन है, मुझे उससे फाइंड आउट करनी पड़ती है एफ ऑफ एन। तो अब आते हैं थोड़ी उस तरह की एग्जाम्पल पे कि मुझे एफ ऑफ एन फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास ये पीस ऑफ कोड है, एक छोटा-सा कोड है। आप ज़रा बताएँ इसकी एफ ऑफ एन क्या आएगी? कोई बता सकता है? ठीक है, मैं सारे स्टेप्स को डेप्थ में जाके नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको एक ट्रिक्स बता सकता हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी एग्ज़ैक्ट एफ ऑफ एन क्या आएगी। हम 2 चीज़ें फाइंड आउट करते थे, क्या चीज़ होती थी? ऑपरेशन एंड आइटरेशन। तो अगर बात की जाए ऑपरेशंस की, तो इस वाले में अगर आप देखें ऑपरेशन, एक ऑपरेशन तो ये हो गया जो वन टाइम होगा। ये ऑपरेशन आपको अच्छे से पता है कि ये चलता है हमेशा, चूँकि 0 से मेरी लूप स्टार्ट हो रही है और लेस देन n जा रही है, तो ये वही वाली बात n प्लस 1 टाइम चलेगा। ये n टाइम ट्रू होगा और 1 टाइम फॉल हो जाएगा। तो ये वाला ऑपरेशन n प्लस 1 चलेगा, ये वाला ऑपरेशन सिर्फ़ 1 टाइम चलेगा, और ये वाला ऑपरेशन भी आपको पता है जितनी मर्तबा लूप ट्रू होगी चलेगा, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ n टाइम चलने वाला है। और ये वाला स्टेप देखा जाए तो ये भी लूप के अंदर है, तो ये भी n टाइम्स ही चलेगा।
ठीक है, लूप ट्रू होगी तो ये चलेगा। अगर बात कर लेते हैं ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशंस भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑपरेशन इधर एक ही है, इधर भी एक ही है, ठीक है? यानी इधर ऑपरेशन अगर मैं ब्लू से लिख देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। ऑपरेशन की बात की जाए तो इसका ऑपरेशन 1 है, इसका ऑपरेशन भी 1 है, इसका ऑपरेशन कितने हैं? 1 और 1 है, सॉरी, इसके ऑपरेशन कितने प्लस प्लस के? प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस प्लस में एक्चुअली 2 ऑपरेशन छुपे होते हैं, एक i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है और फिर i में ही कॉपी हो जाती है। तो हमने किया था लास्ट टाइम, यानी इट्स लाइक i इक्वल्स टू i प्लस 1। तो इसके अंदर 2 ऑपरेशंस हैं, ठीक है? तो i के प्लस प्लस के अंदर 2 ऑपरेशन, इसमें चेक किया जाए तो कितने? एक ये है, एक ये है, और फिर यही बात प्लस इक्वल्स टू कंपाउंडेड ऑपरेटर है, इसके अंदर भी कितने होते हैं? 2 ऑपरेशंस होते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 2, 3, 4, तो 4 ऑपरेशन इसमें आ गए, ठीक है? 4 ऑपरेशन इसमें आ गए। तो यानी अगर मैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? मेरी इक्वेशन बनेगी, इसके लिए आ जाएगा 1, 1 में फिर मैं ऐड कर दूँगा n+1, 1 ऑपरेशन है तो ये हो जाएगा मेरे पास n+1। फिर अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 4n+2n, ये हो जाएगा टोटल मेरे पास 4n उसके आ गए और 2n उसके आ गए। 2n ये लिख लिया मैंने और ये मैंने लिख लिया 4n, ठीक है? सारे ऑपरेशन लिख लिए। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 7n+2 आई थिंक, 7n+2। तो अब मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब ज़रा इसकी बेगो बता दें कि क्या आएगी? 7n+2 की बेगो क्या आएगी? जी क्लास, 7n+2 की बेगो क्या आएगी? 4 कैसे आया? 4 बेटा इस तरीके से आया कि देखो ये प्लस इक्वल्स टू जो ऑपरेटर होता है, इसके अंदर कंपाउंडेड ऑपरेटर कहलाता है ना ये। तो इसमें प्लस भी होगा और इक्वल्स टू भी होगा, 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, और 2 स्टार स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो टोटल 4 हो गए। तो इसकी ऑफ एन क्या आएगी? कोफिशिएंट भी कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं 2 भी ड्रॉप हो जाएगा, 7 भी, तो इसका आंसर सिर्फ बचेगा ओ ऑफ, मेरे पास क्या बचेगा इसका आंसर? ओ ऑफ एन, ठीक है? तो इसका आंसर मेरे पास आएगा ओ ऑफ एन। वेरीफाई कर लेते हैं कि आंसर मेरा यही आ रहा है। हो सकता है कांस्टेंट वगैरह में मसला हो, लेकिन इवेंचुअली इसका आंसर ओ ऑफ एन आ गया। आंसर पे हम फोकस करते हैं और देखते हैं क्या सही आया या नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली यही आया, 7n+2 करा तो मेरे पास ओ ऑफ एन इसका आंसर आ गया। ठीक है, सो फार सो गुड। मैंने एक एग्जाम्पल कराई और उसको हमने थोड़ा सा रफली तेजी से करा, मैंने पूरे पूरे टेबल नहीं बनाए, और इसका आंसर हम ले आए। तो अब एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, आप बताइए इसका क्या आंसर आएगा, इसको कैसे सॉल्व करूँ। अब यहाँ पे 2 लूप्स हैं और नेस्टेड हैं, ठीक है? अब यहाँ पे 2 लूप हैं और नेस्टेड हैं। नेस्टेड लूप का मतलब ये है कि ये पीस जो है नेस्ट हुआ हुआ है आउटर लूप पे, समझ रहे हैं बात? यानी इसका रिजल्ट जो है जो भी आएगा वो इस लूप में जितनी मरतबा भी रन होगी उतनी टाइम्स चलेगा। से अगर इसका आंसर x आता है तो आउटर लूप अगर n टाइम्स चल जाएगी तो ये x जो है कितनी मरतबा रन होगा? x जो है मल्टीप्लाई करा लें आप, n टाइम्स रन होगा, x ऑफ n, तो इसका आंसर n आ जाएगा, क्योंकि आउटर लूप है एक इनर लूप है। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। इनर वाले का तो आंसर आप मुझे बता सकते हैं, इनर वाले का आंसर जरा बताएंगे क्या आएगा? यानी इस स्टेप 2 और 3 का कोई रिजल्ट आ सकता है, वो तो आप काउंट करके ही बता सकते हैं, अभी-अभी हमने पीछे किया है। तो इसको आप कैसे काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल देखें वही लिखा हुआ है, 0 से स्टार्ट है, सब कुछ वही है, सिर्फ फ़र्क क्या है यहाँ पे ऑपरेशन 4 के बजाय कितने 2 हैं। तो मेरी इक्वेशन बड़ी सिंपल सी आएगी, और मेरी इक्वेशन क्या होगी वो? मेरी इक्वेशन होगी 5n+2, 5n+2 आ जाएगी इसकी इक्वेशन, ठीक है? x नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है? एक्स क्यों कह रहा हूँ अभी आप समझ जाएंगे। यानी ये जो एक्स का आंसर है, यानी ये 2 और 3 वाली लूप, इनर लूप पहले चलेगी। इनर लूप कितनी दफ़ा चलनी है इस पर भी हम बाद में आते हैं। तो इनर लूप जो है उसका रिजल्ट बनता है 5n+2, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एग्जाम्पल वन की, मैंने स्टेप 2 और 3 को सॉल्व कर लिया, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 5n+2। उसका आंसर 7n+2 था, इसका आंसर 5n+2 है। 5n क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेशन है सिर्फ 2 हैं, वो यहाँ पे जो ऑपरेशन थे वो 4 थे, तो 2 कम हो गए।
ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, बात समझ रही? 5n+2 कैसे आया है? थोड़ा फीडबैक दीजिए मुझे। जी क्लास, ये बात क्लियर है कि 5n+2 कैसे आए? चलें, एक ऐसा है, मान लेते हैं कि क्लियर है। अच्छा, अब अगर बात करें, ये सारा का सारा मैंने जैसे कि कहा कि भई ये है x, ठीक है? अगर ये x है तो मैं एक काम करता हूँ, अब इसको छुपा देता हूँ और बस इसकी जगह लिख देता हूँ x, ठीक है? ये पूरा का पूरी चीज़ क्या है? x है। आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि एक लूप है और उसके अंदर सिर्फ़ x लिखा हुआ है, x कुछ भी हो सकता है। अब आप x के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सॉल्व करें। सही है? मतलब कुछ भी नहीं है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। बस x लिखा हुआ है। तो अब जब आप इसके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आप फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि कितनी दफ़ा परफ़ॉर्म होने वाला है? ये आपको पता है कि ये भई एक ही दफ़ा पर रन होगा। ये आपको पता है ये n+1 होगा, वही n+1 होगा, ठीक है? और ये आपको पता है ये n टाइम्स ही होगा, n लिख लिया। और चूँकि ये लूप के अंदर है, तो ये भी कितनी दफ़ा रन होगा? लूप जितनी दफ़ा ट्रू होगी, ये भी n टाइम रन होगा, ठीक है? ऑपरेशन की बात कर लें तो इसके अंदर एक ऑपरेशन है, इसके अंदर भी एक ऑपरेशन है, इसके अंदर 2 ऑपरेशन हैं और इसके अंदर सिंपल एक्स है, मैं इसको अज़्यूम कर लेता हूँ एक ही ऑपरेशन है, ठीक है? तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास ये आंसर आ गया 1 प्लस आपका क्या है, n एक ही है तो n+1 कर देता हूँ, n+1 प्लस 2n प्लस n, ठीक है? तो 2n ये आ गया और प्लस n ये इस x के लिए आ गया, ठीक है? ये हो गया, सो फार सो गुड। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ तो इक्वेशन मेरी बन जाती है क्या बन जाती है? अच्छा, इसके साथ मैंने x तो लगाया ही नहीं, ठीक है? x है, n टाइम्स मेरा x चलने वाला है, x अभी क्या है मुझे नहीं पता, n मैंने इसके साथ लगा दिया, ठीक है? n x के अंदर मुझे नहीं पता कितना ऑपरेशन है, तो मैंने x ही लिख लिया सिंपली और कुछ नहीं करा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसका आंसर आता है मेरे पास 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 और प्लस x ऑफ n, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है, जिसमें से 3n प्लस 2 तो ठीक है, नोन है, लेकिन ये जो फैक्टर आ रहा है x ऑफ n, इधर मुझे x फाइंड आउट करना है और x तो मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो कहाँ से सब्स्टिट्यूट होगी? मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है। अच्छा, तो ये है 3n प्लस 2 प्लस x ऑफ n, मैं क्लियर कर देता हूँ। तो x की वैल्यू मेरे पास 5n प्लस 2, तो मैं इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करके देख लेता हूँ। यानी मेरी इक्वेशन जब मैंने ये बनाई तो ये आई, यही देखें 3n प्लस 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 3n प्लस 2 और ये रहा xn था, xn की जगह पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दी? x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास इक्वेशन ये आ गई f ऑफ n। अब ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। सिर्फ मैंने x की जगह सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है? पूरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं किया, सिर्फ x जहाँ था मैंने उस जगह पे x की वैल्यू जो थी वो रिप्लेस कर दी। पहले x लिखा हुआ था, मैंने 5n प्लस 2 लिख दिया उस जगह। सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन आ रही है 5n स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2। तो इसका आंसर मैंने n स्क्वायर पिक किया है, बताएं क्यों? सिर्फ n स्क्वायर क्यों पिक किया? चलें, फिर वही बात, टाइम की कमी है, मैं बता देता हूँ। 2 ड्रॉप हो गया कांस्टेंट के रूल की वजह से, 5 ड्रॉप हो गया कोएफिशिएंट की वजह से, ये वाला 5 भी ड्रॉप हो गया कोएफिशिएंट की वजह से। और n स्क्वायर प्लस n इट्स अ पॉलिनोमियल, ठीक है? इट्स अ पॉलिनोमियल, ठीक है? और पॉलिनोमियल में क्या रूल पढ़ा था हमने? हाईएस्ट पावर को कंसीडर करना है, तो हाईएस्ट पावर है 2, तो इस वजह से इसका आंसर आ गया n स्क्वायर। तो हमने यहाँ क्या कंक्लूड किया? हमने इन दोनों एग्जाम्पल से क्या कंक्लूड किया? आप लोग बताएँगे मुझे कि क्या कंक्लूड किया? ये दोनों एग्जाम्पल देखें, एक का आंसर आ रहा है O ऑफ n और एक का आंसर आ रहा है O ऑफ n स्क्वायर। पहले वाली एग्जाम्पल में हमारे पास एक लूप थी, दूसरे वाले में हमारे पास 2 लूप्स थी नेस्टेड। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया इनकी O ऑफ n देखते हुए? कोई मुझे बताना चाहेगा?
चलिए मैं बता देता हूँ। हमने यहाँ ये कंक्लूड किया कि जब मेरे पास कोड के अंदर या एल्गोरिथम के अंदर सिंगल लूप थी, तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी या मेरी बिग ओ नोटेशन ओ ऑफ एन आ रही थी। एन यानी लीनियर फंक्शन था। लेकिन जब मेरी लूप नेस्टेड हो गई तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी या बिग ओ ऑफ एन एन स्क्वायर हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई। समझ रहे हैं बात? ये लीनियर होती है अगर सिंगल लूप हो, 2 लूप नेस्टेड कर दूँ तो ये हो जाती है क्वाड्रेटिक। ठीक है? तो 2 लूप में पावर 2 हो गई। अब अगर इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूँ। आप ज़रा कुछ भी सॉल्व किए बगैर मुझे इसका आंसर बताएँ क्या आएगा? कुछ भी ना सॉल्व करें, बस एक अपना गेस लगाएँ कि सर इसकी बिग ओ जो है ना ये आने वाली है। नो। अच्छा चलिए मैं पीस बाय पीस ब्रेक कर देता हूँ कि अच्छा पावर 3 होगी। अच्छा थोड़ा-सा यहाँ पे जो है ना ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। इसकी पावर 3 क्यों नहीं होगी? मैं बता देता हूँ, ठीक है? इंटेंशनली ऐसे ही रखा गया था कि आप इसका आंसर पावर 3 कहें। लेकिन ये पावर 3 क्यों नहीं होगी? पावर 3 इसलिए नहीं होगी कि अगर आप इसको गौर से देखें, तो ये वाली लूप के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये स्टेटमेंट मौजूद है, ठीक है? कहीं भी कोई नेस्टेड की बात नहीं की हुई, क्योंकि हमेशा अगर कोई ब्रैकेट्स और कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ़ एक स्टेटमेंट लूप का पार्ट होता है और बाकी स्टेटमेंट लूप का पार्ट नहीं होते। तो ऐसा मैंने कहीं मेंशन ही नहीं किया हुआ, तो ये लूप का पार्ट नहीं है। और फिर अगर देखा जाए तो ये वाला हिस्सा जो है, ये नेस्टेड है। तो अब आप देख सकते हैं, आपको पता है ऊपर वाले का आंसर अगर मैं कैलकुलेट करूँगा, तो सिम्प्लीफाई होके जो इसका आंसर इवेंचुअली बनेगा, वो जो बनने वाला है इसका आंसर, मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा, इसका आंसर सिम्प्लीफाई होके बनेगा O ऑफ n, ठीक है? ऊपर वाले का आंसर बनेगा O ऑफ n और नीचे वाले का आंसर जब मैं सॉल्व करूँगा तो इवेंचुअली वो बन जाएगा O ऑफ n की पावर 2 यानी n स्क्वायर बन जाएगा। तो इन दोनों के आंसर ये बनेंगे लेकिन ये नेस्टेड नहीं है, बल्कि ये सीरीज़ में आ रहे हैं। सीरीज़ का मतलब है कि n ये वाला टाइम ऐड हो जाएगा किसमें? ये वाले टाइम में। तो आपके एल्गोरिथम का टोटल टाइम बन जाएगा यानी ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम मिलके आपका टोटल टाइम ऑफ दिस पीस ऑफ कोड आएगा। बीच में क्या लगा दिया मैंने? सबमिशन। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा? सम रूल अप्लाई हो जाएगा और सम रूल क्या कहता है? सिंपली आप क्या कर दें, दोनों को सम कर दें और दोनों को सम कर दूँगा, तो सम के केस में ही बन जाएगी एक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल का रूल क्या कहता है कि हाईएस्ट डिग्री को आप कंसीडर कर लेंगे। तो इस एल्गोरिथम का बिहेवियर भी, इसमें लीनियर फैक्टर भी इन्वॉल्व है, इसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व है, लेकिन जैसे कि बताया गया कि आपकी इक्वेशन का बिहेवियर ज़्यादा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इन नेचर होगा, तो आप लीनियर पार्ट को ड्रॉप कर देंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा एन स्क्वायर, क्योंकि जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये इसका रिजल्ट बन जाएगा मेरे पास एन स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास इवेंचुअली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगी। और क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये तीनों लूप नेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर ये तीनों लूप हाँ नेस्टेड होती, यानी कि इसमें से मैं स्टेप 2 हटा दूं, तो फिर इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो एन क्यूब आएगा। ठीक है? तो रूल ऑफ थंब, जितनी लूप नेस्टेड होती जाती हैं उतनी पावर ऑफ एन बढ़ती जाती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जितनी लूप नेस्ट होती जाती हैं, उतनी पावर बढ़ती जाती है n की। ठीक है? तो ये एक पैटर्न हमने ऑब्ज़र्व किया इन 3 एग्ज़ाम्पल से। ठीक है? कि जितनी-जितनी ज़्यादा हमारी पावर लूप बढ़ती जाएँगी, उतना हमारे एल्गोरिथम में O ऑफ n का फैक्टर इंक्रीज़ होता जाएगा और O ऑफ n का फैक्टर इंक्रीज़ होना अच्छी बात नहीं है, इससे मेरा टाइम बढ़ रहा है। ठीक है? n स्क्वायर इज़ एक्चुअली माय टाइम और जितना बड़ा फैक्टर होगा, उतना पुअर एल्गोरिथम होगा। ठीक है? एक लास्ट एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इस पे आपका क्या ख़्याल है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? या इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, तो इसकी आप एफ ऑफ एन क्या निकालेंगे? अच्छा सॉर्ट ऑफ समझ लें, मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ, लेकिन इसका आंसर दिखा देता हूँ और थोड़ा-सा बता दूँगा क्यों? क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हमारा अप हो गया, मुझे आगे कुछ कंक्लूड भी करना है लेक्चर। तो इसका आंसर जो है लॉग इन नेचर आएगा, ठीक है? लॉग इन नेचर क्यों आ रहा है, ये मैं बता देता हूँ।
अगर आप देखें तो इसमें लूप कंट्रोल वेरिएबल है n, ठीक है? लूप कंट्रोल वेरिएबल है n, यानी लूप जिस पे डिपेंड कर रही है वो n पर डिपेंड कर रही है, ठीक है? और n की वैल्यू कुछ भी हो, यूज़र ने कुछ भी एंटर की हो, लेकिन हर आइटरेशन में n की वैल्यू क्या हो रही है? डिवाइड बाय 2 यानी हाफ, यानी डिवाइड बाय 2 का मतलब है हाफ हो रही है। तो इट मीन्स अगर से यूज़र ने एंटर किया है मेरे पास n की वैल्यू इनिशियली 8, तो वो एक आइटरेशन के बाद रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी 4, फिर अगली आइटरेशन में वो रिड्यूस होकर हो जाएगी 2, फिर अगली आइटरेशन में वो हो जाएगी रिड्यूस होकर 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 1। तो ये एल्गोरिथम हालाँकि n की वैल्यू है 8, लेकिन ये एल्गोरिथम 8 टाइम्स नहीं चल रहा। ये एल्गोरिथम 8 टाइम्स n की वैल्यू 8 होने के बावजूद n टाइम नहीं चल रहा, क्योंकि लीनियरली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा, बल्कि ये हाफ होता जा रहा है। तो जब भी आपका बिहेवियर ऐसा हो ना कि आपका डेटा सेट किसी सर्टेन फैक्टर से रिड्यूस हो रहा हो, यानी एक्सप्लिसिटली कहा जाए कि उसमें डिवाइड लगा हुआ हो, ना कि प्लस प्लस या माइनस माइनस फॉर मॉडिफिकेशन लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल, तो उस केस में आपके आंसर में आता है लॉग, ठीक है? एक्सप्लिसिटली भी हो सकता है, इम्प्लिसिटली भी हो सकता है। इसकी हम एग्जांपल्स करेंगे, 2 हैं इसकी एग्जांपल हमारे कोर्स में। एक्सप्लिसिट तो ये है कि क्लियरली डिवाइड का ऑपरेटर आपको नज़र आ रहा है। इम्प्लिसिट ये है कि आप अपने एल्गोरिथम का बिहेवियर चेक करें कि उसमें डेटा रिड्यूस हो रहा है या नहीं। अगर डेटा ट्वाइस रिड्यूस हो जाता है, यानी हर मर्तबा हाफ, हाफ, हाफ हो रहा है, तो आपके जो लॉग आएगा, लॉग की बेस देखें, यहाँ पे बेस जो मैंने लगाई है वो क्या लगाई है? 2 लगाई है, क्योंकि मेरा डेटा डिवाइड बाय 2 हो रहा था, ठीक है? यहाँ पे जो बेस मैंने लगाई है वो 2 लगाई है, ठीक है? सिर्फ़ यहाँ पे यही बात आपने देखनी है कि मैंने लॉग क्यों लिखा, बाकी सब आप इसमें ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है इसको फाइंड आउट कर लेंगे, सिर्फ़ ये लॉग वाला पार्ट आपके लिए मुश्किल होगा कि सर आपने इधर n के बजाय लॉग क्यों लिखा? तो ये मैं बता रहा हूँ कि इस वजह से लिखा कि मेरी या 8 के बावजूद मेरी लूप जो है 3 टाइम्स ही चल पाएगी इसे, ठीक है? 7 डाल दूँगा तब भी 3 टाइम्स चलेगी। तो ये log 2 इसलिए लिखा कि 2 से डिवाइड हो रहा था। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा होता, से यहाँ पे 3 होता, तो यहाँ पे मैं log 3 लिख देता, यानी log 3। अगर ये 10 से डिवाइड हो रहा होता, तो मैं यहाँ पे log 10 लिख देता। तो डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस फैक्टर से या किस प्रोपोर्शन से रिड्यूस हो रहा है, वो फैक्टर यहाँ लिखा जाता है। चूँकि यहाँ पे हाफ हो रहा था, तो हर मर्तबा मैंने log 2 लिखा है हर जगह पे। अगर 3 से डिवाइड हो रहा था, तो यानी 3 टाइम्स रिड्यूस हो रहा होता, तो मैं log 3 लिखता। log 4 भी हो सकता है, log 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे log 2 की एग्ज़ाम्पल मैंने इसीलिए लिए कि हमारे पास जो एल्गोरिथम है उसमें डेटा सेट यानी कि बाइनरी ही रिड्यूस होगा या बाइनरी ही इंक्रीज़ होगा। एक और यहाँ पे बात बताता चलूँ, ये तो हाफ़ हो रहा है हर मर्तबा डेटा सेट, तो इसका मतलब है लॉग आ रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका डेटा सेट हर आइटरेशन के बाद डबल हो रहा हो, यानी अपोज़िट। अपोज़िट का मतलब डबलिंग हो रही है। पहले 4 था, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 32 हुआ, फिर 64 64 हो गया ऐसे। तो अगर आपका बिहेवियर टोटली अपोज़िट है, तो उस केस में आपके पास लॉग नहीं बल्कि क्या आएगा? डबल हो रहा है, 2 के फैक्टर से, तो 2 की पावर n वाली चीज़ आ जाएगी। इसकी भी हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल आएगी, तो तब दिखाऊँगा। सिर्फ़ मैंने इसलिए बता दिया कि इनके लॉग और एंटी लॉग हैंड इन हैंड चलते हैं। तो अगर अपोज़िट बिहेवियर हो, यानी हर मर्तबा डेटा सेट डबल हो रहा है, तो आप 2 की पावर n लिखेंगे। 3 टाइम्स बढ़ रहा है, तो 3 की पावर n लिखेंगे। 10 टाइम्स बढ़ रहा है, तो 10 की पावर n लिखेंगे। ठीक है? मोर ऑन दैट लेटर। इस पे अभी ज़्यादा टाइम नहीं है सर्व करने का, जब रियल एग्ज़ाम्पल आएगी तब हम बात करेंगे। लेकिन मैंने एक हिंट दे दी कि इस तरह के केसेस भी आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा n स्क्वायर और n नहीं बनते, बाज़ औक़ात लॉग भी आ सकते हैं, 2 की पावर n भी आ सकती है और इसको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है। ये थोड़े स्पेशल केसेस हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देखिएगा, इस तरह की एक्सरसाइज़ मैंने दी हुई है। ठीक है, मैं इस पे मज़ीद टाइम सर्व नहीं करता, कंक्लूज़न की तरफ आता हूँ, लेक्चर का टाइम ऑलमोस्ट अब हो गया है हमारा। तो कंक्लूज़न ये है कि मैं बस जल्दी-जल्दी बता देता हूँ कि रेट ऑफ ग्रोथ से मुराद ये है कि कांस्टेंट अगर आपकी इक्वेशन है, तो ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि उसमें n का फैक्टर आप जितना मर्ज़ी बढ़ा दें, उसके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा और ये मोस्ट प्रेडिक्टेबल एल्गोरिथम है। तो इस तरह के एल्गोरिथम अगर आपको मिल रहा है, तो गो फॉर इट, सबसे बेस्ट चॉइस है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मिल जाए तो बहुत अच्छी। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट एल्गोरिथम हमारे पास आती है, वो होते हैं लॉगरिथमिक इन नेचर, क्योंकि लॉग का फैक्टर छोटा होता है रिलेटिवली n से, लीनियर से भी कम इसका ग्राफ आता है, तो ये फिर आपकी सेकंड बेस्ट चॉइस होती है। इसके हम इस कोर्स में एल्गोरिथम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च, और एक और पढ़ेंगे, अच्छा रमशा मैं अभी क्वेश्चन नहीं ले पाऊँगा,
थोड़ी सी जल्दी है, मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास लीनियर होता है। लीनियर अभी हम एग्जांपल कर चुके हैं, जिसमें इक्वेशन में क्या आ रहा होता है, एन आ रहा होता है। ठीक है? एन कब आता है? यूजुअली जब आपके पास सिंगल लूप हो। और इसी तरह लीनियर के बाद आपके पास कॉम्बिनेशन भी हो सकता है लीनियर और लॉग का, जो कि हमने भी एक एग्जांपल में देखा। एन लॉग एन भी आ सकता है। ठीक है? ये क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे, उसमें आएगा। ठीक है? ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट्स लाइक कि अगर एन 1 है, लॉग 0.5 है, तो इट्स लाइक 1.5। और फिर क्वाड्रेटिक तो आप समझते हैं, इट्स स्क्वायर यानी 2 हो गया एक तरीके से। और इसकी बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो पढ़ेंगे उसमें एन स्क्वायर आएगा। और यूजुअली केस क्या होता है, जब 2 नेस्टेड लूप्स होती हैं तो एन स्क्वायर हो जाता है। और अगर 3 नेस्टेड लूप हो जाएँगी तो एन क्यूब हो जाएगा। एक एग्जांपल जो मेरे पास है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की है, कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में एन स्क्वायर आता है। और एक्सपोनेंशियल की भी एग्जांपल्स होती हैं। फिबोनाची सीरीज़ आपकी जो है हमने पढ़ी थी, वो बेस एन की एग्जांपल है। तो फिबोनाची सीरीज़ की आप अगर बिगो सर्च करेंगे तो आप देखेंगे वो 2 टू द पावर एन लिखी होगी। ठीक है? तो ये मैंने थोड़ी-सी बता दी थ्योरी, इसको रीड कर लीजिएगा। कंक्लूज़न मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इस पे। और यहाँ पे ये बताया हुआ है थोड़ा-सा ग्राफ से, कि सबसे अच्छा तो वही है जो अच्छा जो अदर देन लेक्चर क्वेश्चन में उसका आंसर बाद में करता हूँ। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना एक्सपेंड हो सकता है। स्केलेबिलिटी का मतलब ही यही है कि नंबर ऑफ डेटा मैं बढ़ाऊँगा तो ये कैसे स्केल करेगा या कैसा परफ़ॉर्म करेगा। तो अगर आप ये राइट साइड पे ग्राफ को देखें तो ये इसमें अगर आप देख पा रहे हो, तो सबसे अच्छा ग्राफ वो है जो वर्टिकल लाइन पे ना जाए। ठीक है? वर्टिकल लाइन टाइम को रिप्रेज़ेंट कर रही है और हॉरिज़ॉन्टल लाइन डेटा को रिप्रेज़ेंट कर रही है। तो ये चीज़ जो है आपकी ऊपर की तरफ जो बढ़ रही है, ये है टाइम। ठीक है? और ये चीज़ जो आपकी बढ़ रही है, ये है एन। तो एन बढ़ता जाए तो देखें लॉग वाला फ़ंक्शन सबसे अच्छा है, क्योंकि इसका टाइम नहीं बढ़ रहा। उसके बाद सबसे अच्छा कौन-सा है? एन वाला फ़ंक्शन। उसके बाद एन लॉग एन है। और फिर एन स्क्वायर अच्छा है, फिर एन क्यूब ऑब्वियस सी बात है, फिर 2 टू द पावर एन अच्छा है, फिर उसके बाद एन के फैक्टोरियल्स या एन की पावर एन भी आ जाते हैं। तो स्केलेबिलिटी का मतलब है सबसे अच्छा फ़ंक्शन ओसी, लेकिन अगर ओसी नहीं है तो उसके बाद ओ ऑफ लॉग एन, वो भी नहीं है तो उसके बाद ओ ऑफ एन, वो भी नहीं है तो उसके बाद ओ एन, और उसके बाद ये। तो इसमें यही बात बताई जा रही है कि सबसे अच्छा फंक्शन जो बेटर स्केल करता है, स्केल करने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ाते जाएँ और उसका टाइम ड्रास्टिकली चेंज ना हो। तो अगर आप देखें, इस वाली एग्ज़ाम्पल को देखें, तो यहाँ पे देखें इस जगह पर ही यानी डेटा एन मेरा इतना ही बड़ा था और मेरा ये वाला फंक्शन एन स्क्वायर बहुत ही बुरा परफ़ॉर्म करने लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेने लगा। जबकि लॉग वाला मेरा फंक्शन स्टिल सही काम कर रहा है, अभी तक उसने टाइम ज़्यादा लेना शुरू नहीं किया। तो यहाँ पे सिर्फ़ ये कंक्लूड करना है कि आपको ये पता लग जाए कि सबसे अच्छा फ़ंक्शन है स्केलिंग के मामले में ओ कांस्टेंट्स, कांस्टेंट के बाद लॉग आता है, लॉग के बाद ओ ऑफ एन आता है, ओ ऑफ एन के बाद मिक्स एन लॉग एन का आता है, और फिर उसके बाद एन स्क्वायर, फिर एन क्यूब, फिर सो ऑन। तो एक रेफरेंस के लिए ग्राफ मौजूद है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एल्गोरिथम नंबर ऑफ डेटा सेट कम हो तो बेहतर परफ़ॉर्म कर रहे हो, लेकिन डेटा जो-जो बढ़ता जाए, तो वो बुरा परफ़ॉर्म करना शुरू कर दें। जैसा कि यहाँ पे आपको ये एग्ज़ाम्पल दिखाई दे रही होगी कि इसमें हुआ हुआ भी है। एक ग्राफ अगर आप देखें तो इनिशियली ये अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था, ये वाला 2n वाला आई थिंक, और फिर एकदम से ये शूट करके ऊपर चला गया। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि इस फिगर में अगर आप देखें, ये वाली बात कही हुई है। सर्टेन वैल्यू ऑफ एन पे एन स्क्वायर बेहतर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, आगे जाते-जाते वो ख़राब हो गया। तो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ डेटा पे भी, लेकिन यूजुअली ये है कि डेटा के फैक्टर से आप रैंडम सैंपल्स दे के टेस्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल की थी इनकी अलग-अलग वैल्यूज़ पे, तो आपने 2 फंक्शंस देखा था कि शुरू में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बाद में ख़राब हो गया। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी है कि कुछ हो सकता है बेहतर परफॉर्म कर रहे हो कुछ नंबर ऑफ एन पे, और फिर इवेंचुअली क्या है, इनकी वैल्यू चेंज करने पे उनका बिहेवियर खराब हो जाए। तो आपको हिट एंड ट्रायल करते हुए अलग-अलग रैंडम डेटा सैंपल्स पे से टेस्ट करना पड़ता है और अपनी रिक्वायरमेंट क्लास से जो बेस्ट फिट होता है, वो एल्गोरिथम प्रेफ़र करना पड़ता है। ठीक है? तो ये था हमारा लेक्चर का कंक्लूजन और चैप्टर का कंक्लूजन। तो अब हम बिगो क्यों पढ़ी है? क्योंकि अब हम आगे जितने भी एल्गोरिथम पढ़ेंगे, उन सब जगह पे बिगो पहले से लिखी होगी।
ठीक है, फिर वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पूछना नहीं बनता कि सर इसकी बिग ओ क्यों आई? ये क्यों लिख दी? कहाँ से आई? तो आपको ये चैप्टर पढ़ाने का मकसद ये है कि अब आप जब उससे देखेंगे तो आप समझ जाएँगे कि अच्छा ये पैटर्न था एल्गोरिथम, इस वजह से सर ने बिग ओ है ये वाली लिख दी, या ये पैटर्न था इस वजह से सर ने बिग ओ ये लिख दी। तो ये अब आपको आगे आता रहेगा। थोड़ा बहुत मैं बताया करूँगा लेकिन डेप्थ में नहीं जाऊँगा। और चैप्टर कंक्लूड के साथ आपका फाइनली एक असाइनमेंट, और असाइनमेंट में आपको काम क्या करने हैं, डू स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, स्टेप 1, 2 एंड 3 फॉर फैक्टोरियल एग्जांपल। ठीक है, फैक्टोरियल की एग्जांपल भी करनी है लेकिन साथ-साथ उसमें उसका एनालिसिस और बिग ओ भी फाइंड आउट करनी है। यानी पूरा चैप्टर ही कवर हो जाता है। आपको स्टेप वाइज रिफाइनमेंट का मतलब है फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट के बाद उसका एल्गोरिथम लिखना है, एल्गोरिथम के बाद उसका कोड भी लिखना है। ठीक है, 3 स्टेप हो गए स्टेप वाइज रिफाइनमेंट के। और फिर उसके बाद जो एल्गोरिथम आपने लिखा होगा, अपना एल्गोरिथम जो आपने लिखा है, उसको एनालाइज़ करें, एनालाइज़ करके उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करें और फिर उस कॉम्प्लेक्सिटी से बिग ओ लिखें। ठीक है, तो अपने-अपने सॉल्यूशन का करना है। ये नहीं कि एल्गोरिथम कोई और लिखा हुआ है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोस्त के एल्गोरिथम की निकाल दी, ऐसा नहीं करना। जो एल्गोरिथम आप लिखेंगे, उसी की निकालनी है। तो 2 एग्ज़ाम्पल हैं आपके पास, फैक्टोरियल और प्राइम नंबर, ऑलरेडी फ़ैमिलियर हैं आप इन एग्ज़ाम्पल से। तो इनसे रिलेटेड असाइनमेंट आपने सॉल्व करना है और डेडलाइन होगी वही नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसे ट्राई कीजिएगा और एनालिसिस किए इनको देखिएगा इसमें कि आपके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंक्लूड हो गया, तो टाइम भी अप हो गया है, तो लेक्चर से मैं साइन ऑफ करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।